हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हम क्लास 12th केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तक आपको बता दिया है और इस पार्ट में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो वीडियो चेक कीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो चेक कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हम इन पॉइंट्स के बेसिस पे देख लेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे आता है ना, जिसको मैंने लिखा नहीं है, वो है कलर, है ना। तो उसको एक पॉइंट हम यहाँ पे बना देते हैं कि कलर कैसा होता है। ठीक है, कलर, क्योंकि ये भी एक फिजिकल अपीयरेंस है, कलर ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जब ये हेलो एल्केन्स जो होते हैं, जैसे मेथिल आयोडाइड वगैरह हो गया या एल्किल फ्लोराइड वगैरह हो गया, तो ये हेलो एल्केन्स जो होते हैं जब ये प्योर होते हैं ना तो कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं। हालांकि इनको अगर ओपन में एक्सपोज कर दें तो ये कुछ कलर गेन कर सकते हैं, जिसमें वायलेट कलर वगैरह के कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन प्योर जब रहेंगे ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर इनका बात करें हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का, तो प्योर कंडीशन में जो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स होते हैं दे आर कलरलेस। ठीक है, तो कलरलेस होते हैं, इसलिए मैंने कलर को नहीं लिखा था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप समझना चाहें तो, है ना। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली जो होता है ना, मॉलिक्यूलर मास और फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग कि इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं ना हेलो एल्केन्स के, लोअर मेंबर्स में अब आपका आ जाएगा जैसे कि मेथिल फ्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मेथिल क्लोराइड हो गया, ये सब लोअर मेंबर्स में आते हैं। तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं दे आर गैसेस। ठीक है, क्या होते हैं? गैस होते हैं। और हायर मेंबर जो होते हैं वो या तो लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो हायर मेंबर्स, लोअर मेंबर्स गैसेस होते हैं, हायर मेंबर्स लिक्विड या सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आपको जो चीज समझना है वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस with increase in मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब ये क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि देखिए क्या होगा, हमको पता है कि ये जो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स होते हैं दे आर पोलर कंपाउंड। ठीक है, पोलर कंपाउंड होते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड्स में आपको बताया था, तो उसमें हम लोग देख लिए थे कि दीज आर पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो पोलर कंपाउंड होने की वजह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। और दूसरा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे वांडर वॉल्स फोर्स क्या होते जाता है? इंक्रीज होते जाता है। अब वांडर वॉल्स फोर्स जब इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते जाएगा, है ना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और दूसरा चीज क्या होता जाएगा? वांडर वॉल्स फोर्स क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है,
या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा, या आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो कैसे अरेंज कर पाएंगे? तो देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास देखना है। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है, ये है। उस तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन दोनों में सेम है ना, ये फ्लोरोब्यूटेन है और ये क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है, और ये तो फ्लोरोप्रोपेन है, ठीक है। तो इसको अगर हम अरेंज करें, मान लीजिए इसको मैं फर्स्ट कहता हूं, इसको सेकंड कहता हूं और इसको थर्ड कहता हूं, ठीक है। तो इनका अरेंज कैसे हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे कम होगा फर्स्ट का, है ना, फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, सेकंड इज लेस देन थर्ड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास इससे कम है और इसका मॉलिक्यूलर मास इससे कम है, ठीक है। फर्स्ट का मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन सेकंड कंपाउंड, एंड सेकंड कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सेकंड कंपाउंड इज लेस देन थर्ड कंपाउंड। इसलिए सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, सबसे कम इसका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास आपको देखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस, मैं एक कंडीशन आपको बताया कि जहां पे एल्किल ग्रुप भी अलग हो और हेलोजन ग्रुप भी अलग हो, है ना, डिफरेंट एल्किल ग्रुप इन डिफरेंट हेलोजन ग्रुप, ठीक है। उस कंडीशन में आपको क्या देखना है, टोटल देखना है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि सेम टाइप का एल्किल ग्रुप आपसे पूछ दिया जाता है, जैसे कि एल्किल ग्रुप सेम है लेकिन हेलोजन ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, ठीक है, ऐसा है ना। अब ये फ्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, ठीक। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए। तो चलिए इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं और ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब आपको इसको अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए फिर वही, अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप तो सेम है, ब्यूटिल ही है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो इनके साइज में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, तो हमको बड़े को देखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपाउंड हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट देन सेकेंड कंपाउंड दैट हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट देन थर्ड कंपाउंड, ठीक। तो ये ऑर्डर हो जाएगा जी। तो अगर एल्किल ग्रुप सेम है तो हम हेलोजन के साइज पे देखेंगे, और अगर एल्किल ग्रुप भी डिफरेंट है, हेलोजन ग्रुप भी डिफरेंट है, ठीक है, तो वहां पे हम ओवरऑल उनका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आइसोमर्स के बारे में कि अगर आइसोमर्स रहेंगे तो क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। तो फॉर आइसोमर्स with the increase in branching melting point and boiling point decreases, ठीक। तो यहाँ पे इस चीज को आपको याद रखना है कि for isomers decreases with increase in ब्रांचिंग। जैसे कि अब यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये हो गया एक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा इसको 4 ले लेते हैं जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
बी आर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, C4 और H9Br, है ना, 1 2 3 4 3 2 2 2 तो 9 और Br, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, C4 H9Br, ठीक। और हाँ ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्स्ट कंपाउंड बोल दें, इसको सेकेंड बोल दें, इसको थर्ड बोल दें, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम और किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच अपने को दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन चेन एक को ही तो मानेंगे, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन, हालांकि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा इसका नाम, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 डाइमेथिल इथेन, 1 डाइमेथिल 1 ब्रोमो 1 डाइमेथिल इथेन इसका नाम होगा, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम बता रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। तो अब इनका क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो ब्रांच दिखाई दे रहा है। अब क्या है यहाँ पे कि जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो थर्ड कंपाउंड जो है that has less melting and boiling point than the second compound, and second compound has less melting and boiling point than the first compound. तो this is the increasing order, ठीक है। तो ये increasing order of the आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर के केस में आपको इसको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बहुत इजी से है, आपको याद रखना है कि लोअर मेंबर गैसेस हैं, हायर मेंबर लिक्विड एंड सॉलिड है। तो क्यों है, क्योंकि हायर मेंबर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज होते जाता है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने की वजह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एंड वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। आइसोमर्स के केस में जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए अगर हम बात करें तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो क्या हेलो एल्केन हेलो एरिन्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? तो नहीं, ठीक है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आ जाता है कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है और एल्केन भी क्या होता है, हेलो एल्केन भी क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो अगर हम लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से चले तो पोलर है वाटर भी और हेलो एल्केन भी, तो इसको उसमें डिसॉल्व होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिसॉल्व नहीं होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब उसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्या लिख लेंगे, RX एंड ARX डज नॉट फॉर्म H बॉन्ड, ठीक। दूसरा चीज ये होता है कि अब देखिए पोलर है, डिसॉल्व होना चाहिए, तो दूसरा कारण यहाँ पे ये हो जाएगा
कि किसी भी सब्सटेंस को जब वाटर में या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो उसके लिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको भी, और वाटर का अगर मैं बात करूं तो वाटर में भी बॉन्ड होता है इस तरीके का, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तभी तो ये दोनों इंटरमिक्स हो पाएंगे। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग के लिए बॉन्ड को तोड़कर इंटरमिक्सिंग के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के पास उस अमाउंट में एनर्जी नहीं होता कि वे वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। ठीक है, एनर्जी होता है लेकिन कम होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर सकता। इसीलिए जो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड्स होते हैं दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एसीटोन। ठीक है, एसीटोन वगैरह जो होता है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म पे यूज किए जाते हैं, उनमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि इनके पास जो एनर्जी रिलीज करते हैं, जब इनको सॉल्वेंट में डाला जाता है तो बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी रिलीज किया जाता है वो सफिशिएंट होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वाटर के केस में सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं होता और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है वो डिसोसिएट नहीं होता और उसकी वजह से दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, और जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी जब का अगर हम बात करें तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता जाएगा, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो और डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो कहना चाहिए आपका जो एल्किल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर से दूर जाने वाला ग्रुप होता है, और इसकी वजह से साइज ऑफ एल्किल ग्रुप जब जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो कंप्लीटली डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जो हायर एल्किल हैलाइड्स हैं दे आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर, जो लोअर है वो तो थोड़े मोड़े सॉल्युबल होते हैं, तो लेस सॉल्युबल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें डेंसिटी के बारे में, तो देखिए डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो कुछ कंपाउंड्स जो बोल सकते हैं अपन, जैसे एल्किल फ्लोराइड हो गया है ना, यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड एंड एल्किल क्लोराइड। ठीक है, ये जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं सेम टाइप का ना, एल्किल ग्रुप सेम रहेगा तब का बात कर रहा हूं। तो एल्किल फ्लोराइड एंड एल्किल क्लोराइड आर लाइटर देन वाटर। ठीक है, आर जनरली लाइटर देन वाटर। जनरली लाइटर देन वाटर एंड एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड आर हैवियर। ठीक है, हैवियर देन वाटर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एल्किल फ्लोराइड जो होगा या एल्किल क्लोराइड जो होगा उनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी, तभी तो वो लाइटर हो जाएंगे। और जनरली ना, ठीक है, जनरली, और ये जो होते हैं एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो एल्किल हैलाइड्स हैं उनकी डेंसिटी वाटर से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस देन द डेंसिटी ऑफ द एल्किल हैलाइड डिक्रीजेस। ठीक, अगर साइज बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होती जाएगा, कम होती जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, इसका होगा, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अगर हम लोग बोलें, मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देता हूं, तो आर एफ इज लेस देन आर सी एल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ठीक है, दैट इज लेस देन आर बी आर, दैट इज लेस देन आर प्राइम। ठीक है, तो एल्किल आयोडाइड का जो डेंसिटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा और एल्किल फ्लोराइड का जो डेंसिटी होगा वो सबसे कम होगा।
ठीक, तो ये तो हो गया डेंसिटी के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बोलो या थर्मल स्टेबिलिटी बोलो, बात एक ही है। ये डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा। बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक साइज। ठीक है, तो अगर एटॉमिक साइज का बात करें तो एटॉमिक साइज ऑफ द हेलोजन, साइज ऑफ हेलोजन क्या है भाई, फ्लोरीन हैज लेस साइज देन क्लोरीन, हैज लेस साइज देन ब्रोमीन एंड दैट हैज लेस देन आयोडीन। कहने का मतलब फ्लोरीन सबसे छोटा और आयोडीन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड ये बनाएगा, हालांकि ये नहीं बनाता, ये बनाता है। इसका रीजन है कि फ्लोरीन जो है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इतना छोटा होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे, और उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो फ्लोरीन का के कंपाउंड्स का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है दैट इज लेस देन कंपाउंड्स ऑफ द क्लोरीन, बट ये एटॉमिक साइज ऑफ द हेलोजन है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक साइज। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड साइज पे डिपेंड करता है, जिसका साइज छोटा होगा उसका साइज उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे भी सेम केस है कि स्ट्रेंथ ऑफ द या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द एल्किल हैलाइड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ, अगर एल्किल हैलाइड सेम है तो। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे सेम टाइप का, जैसे C2H5F, ठीक है, C2H5Cl, C2H5Br और C2H5I। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि विच वन विल बी मोर स्टेबल, यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये तो हो गया हेलोजन के साइज का क्रम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होगा ना वो होगा ऐसा, C2H5 is more Cl is more stable than C2H5F, that is more stable than C2H5Br, that is more stable than C2H5I। कहने का मतलब है एथिल क्लोराइड विल बी मोर स्टेबल देन एथिल हैलाइड। अब मैं आपको बोला कि साइज पे डिपेंड करेगा, तो एथिल फ्लोराइड जो है वो लेस स्टेबल क्यों है एथिल हैलाइड से, ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई एथिल हैलाइड एथिल फ्लोराइड इज या फिर एल्किल फ्लोराइड इज लेस स्टेबल देन एल्किल क्लोराइड। तो उसका रीजन क्या है कि साइज ऑफ द फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, और जगह छोटा है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम चार्जेस वाले होते हैं और एक दूसरे को रिपल करना चालू कर देते हैं। इसकी वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो साइज ऑफ द फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एंड द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, दैट रिजल्ट इन द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड देन द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्किल फ्लोराइड इज लेस देन द एल्किल क्लोराइड। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये हो जाएगा, और इन दोनों में जो क्वेश्चन आता है, इन दोनों में जो रिलेशन आता है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।